बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आसिफ अली ज़रदारी पाकिस्तान की तारीख़ के पहले सदर हैं जिन्होंने आज 8वीं दफ़ा पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से ख़िताब किया। लेकिन आज जब वो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से ख़िताब कर रहे थे तो उनकी आवाज़ को सुनना काफ़ी मुश्किल था, इसलिए कि उनके सामने जो अपोजिशन के अरकान बैठे हुए थे वो मुसलसल नारेबाजी कर रहे थे और शोर शराबा बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से पता नहीं चला कि ज़रदारी साहब ने क्या कहा। ख़ुद उन्होंने भी जो है वह अपने कानों पे माइक्रोफोन लगाया हुआ था। तो ये जो आज हमने एक दफ़ा फिर ये मंज़र देखा कि सदर जो हैं वो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से ख़िताब कर रहे हैं और अपोजिशन नारेबाजी कर रही है, ये मंज़र हमने पहली दफ़ा नहीं देखा। ये हम पहले भी कई दफ़ा देख चुके हैं। आज आपने नारा सुना, गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। इससे पहले आपने नारा सुना होगा, गो बाबा गो। तो वो भी नारे लगते थे जब फ़ारूक लगारी साहब सदर थे पाकिस्तान के, उस वक्त भी नारे लगते थे, और परवेज़ मुशर्रफ साहब जब सदर थे तो उस वक्त भी नारे लगते थे। तो ये जो पाकिस्तान की जमहूरियत है, ये क्या वहीं पे खड़ी है जहाँ पे कि आज से 25-30 साल पहले खड़ी थी, या कुछ आगे भी गई है? इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तलाल चौधरी साहब, वज़ीर बराए दाखिला और एंटी नारकोटिक्स, और जनाब मलिक आमिर डोगर साहब, चीफ विप हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली में। तलाल चौधरी साहब, आपको मुबारक हो कि आपने स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर का हलफ भी उठा लिया। लेकिन ये बताइए कि बतौर एक पॉलिटिकल वर्कर के आपको याद होगा कि सदर का जब भी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से ख़िताब होता है तो अक्सर औकात उसमें नारेबाजी हो जाती है, हड़बूंग मच जाती है और बहुत शोर शराबा होता है। तो क्या हम बतौर एक डेमोक्रेटिक कंट्री आगे जा रहे हैं या पीछे की तरफ जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, अगर आगे जाते भी हैं 4 कदम तो फिर 4 पीछे आ जाते हैं, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। देखिए, वहाँ पर सुफरा बैठे थे, वहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया उसे कवर कर रहा था, और उसके दौरान अगर जिस तरह का माहौल था वो आपने देखा है। और चले बाकी अपोजिशन जो थी ना जी, उनका एहतजाज से हटके वो असेंबली के बिज़नेस में भी हिस्सा लेते थे। लेकिन ये वाहद अपोजिशन है जो और बिल्कुल कुछ नहीं करती। 3-4 कैमरामैन पीछे मोबाइल वाले बनाते हैं, बाकी को किताबों मेज़ पे मारते हैं, कागज़ फाड़ते हैं, नारे लगाते हैं, और ये पैटर्न है इनका। मुझे ये बताइए, हम देखिए ना, 1 साल हुआ है हुकूमत का पूरा, इन्हें चाहिए ये वहाँ हमसे सवाल पूछें, हमें कटहरे में खड़ा करें, हम अपना जवाब दें, हम बताएं क्या किया है, कहाँ कमी कुताही है, उसको ठीक करें। यानी TADA पूरा लेते हैं, तनख्वाह पूरी लेते हैं, 4 नारे मार के चले जाते, माहौल ख़राब कर देते। मेरा ख्याल है इस पे थोड़ा सा इन्हें नज़रसानी करनी चाहिए। इनके जो भी बाकी चीज़ें हैं वो मेरा ख्याल है हर कोई किसी आखिरकार में है। मैंने आपके इस शो में कहा था, दोबारा कह दूँ, ये जितनी दफ़ा मर्जी मुज़ाकरात छोड़ के भाज गए, इसी पार्लियामेंट में इन्हें लौटना पड़ेगा और यहाँ ही बात करेंगे तो ये बात आगे निकलेगी। जी आमिर डोगर साहब, आप लोग जब नारेबाजी कर रहे थे तो आप सबका, मेरा ख्याल है सबका रोज़ा भी था, काफ़ी स्टेमिना दिखाया आप लोगों ने। जितनी देर सदर साहब तकरीर कर रहे थे आप मुसलसल नारेबाजी कर रहे थे। तो आज इतनी शिद्दत के साथ नारेबाजी और इतना जोश व जज्बा, उसकी कोई ख़ास वजह थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब देखें, एहतजाज अपोजिशन का हक़ है, हमेशा अपोजिशन करती है। लेकिन आजकल के हालात में जो टेम्परेचर, जो हालात तहरीक इंसाफ के लिए बना दिए गए हैं, स्पेशली उनके अरकान असम्बली के लिए, और जो पंजाब के अंदर पुलिस गर्दी हो रही है मुसलसल पिछले 2 सालों से, और बेगुनाह हमारे कायदीन इमरान खान साहब हों और बाकी कायदीन हैं, तकरीबन 2 साल होने को हैं वो जेल में हों, और इस वक्त भी एक सिटिंग कौमी असम्बली का मेंबर और एक सेनेटर, दोनों जनूबी पंजाब से, ओन अब्बास बप्पी, और दूसरे मियाँ गौस साहब, एक झूठे बेबुनियाद बड़े बेसलेस से भोंडे मुकदमात में दर्ज हों, मुकदमात दर्ज करके उनको जेल में डाल दिया गया हो। तो वो जो टेम्परेचर है वो रिफ्लेक्शन हमेशा पार्लियामेंट के अंदर आता है। और हमने पार्लियामेंट में क्या आज नारे लगाए, हमने कहा इमरान खान को रिहा करो। हमने इनसे पूछा सुफरा के सामने और इंटरनेशनल मीडिया के सामने कि गोली क्यों चलाई। हम आज भी यही बात करते हैं कि ना वो बीमार, ना वो भागा, ना बीमार, कैदी नंबर 804। हम तो वही अपने मुतालबात कर रहे हैं, वही दोहरा रहे हैं
कभी ताली एक हाथ से नहीं बजती। हुकूमत तो है ही नहीं, इनके हाथ में तो कुछ है ही नहीं, आप जानते हैं इनकी डोरियां कहाँ से हिलाई जा रही हैं। प्रेसिडेंट साहब ने आज खिताब किया, इधर उधर की मार के चले गए। बड़ी बदकिस्मती है इस कौम की कि 8वां साल है उन्होंने बतौर प्रेसिडेंट इस असम्बली से खिताब किया और ये असम्बली बतदरीज नीचे जा रही है। ये जो मेरे भाई ने कहा कि हम 4 कदम पीछे चले गए, 4 कदम नहीं, हम 16 कदम पीछे चले गए हैं। इस तरह के हालात तो ना परवेज मुशर्रफ के मार्शल में देखा है नहीं, लेकिन जब आपको याद है सदर आरिफ अलवी साहब जब पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते थे जी, आपकी हुकूमत उस वक्त की अपोजिशन भी कुछ करती थी और तूफान बदतमीजी था। लेकिन जो जितना बदतरीन सियासी इंतकाम का निशाना है, इनको पता है हमें बनाया जा रहा है, हमारे अरकान असम्बली को बनाया जा रहा है, हमारे कारकुनों को बनाया जा रहा है। हज़ारों मुकदमात, कभी पाकिस्तान की तारीख में किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ 2.5 सालों में हज़ारों मुकदमात दर्ज नहीं हुए होंगे। मेरे समेत कोई ऐसा मेंबर नहीं है जिसके ऊपर ऑन एवरेज 20 से 30-40 मुकदमात ना हुए हों। तो ऐसे हालात में आप कहते हैं कि जी पार्लियामेंट में आके अपना किरदार अदा करें। क्या हम किरदार अदा करें? आप हमें कोई स्पेस देंगे तो हम किरदार अदा करेंगे। बोल रहे आप हमें नहीं देते। अब क्या जी नया आपने काम शुरू कर दिया पीके एक्ट के तहत कि कोई पॉलिटिकल वर्कर अगर पोस्ट लगाता है उसको आप मुकदमा में धर लेते हैं, कोई सहाफ़ी बात करता है उसको धर लेते हैं, कोई शहरी बात करता है उसको धर लेते हैं। इस तरह जबर, इतना खौफ, इतनी घुटन। और सबसे बड़ी बात कि 8 फरवरी को जो आपने हमारा मैंडेट चोरी किया उसका आज तक कोई इजाला नहीं। ट्रिब्यूनल्स बने हैं, नाम के बने हैं। 26वीं तरमीम के ज़रिए अदालतों को आपने बिल्कुल बिठा के रख दिया। आप पॉलिटिकल पार्टियां थी, आप बैठ गए हैं, लेट गए हैं। आपका वोट को इज्जत देने वाला नारा कहाँ गया? चलें तो देखें ना, आपका किरदार अपना भी तो क्या है। इसका क्या जवाब देंगे? तलाल चौधरी साहब, आप कह रहे हैं कि आप पार्लियामेंट में आए, वो कहते हैं जी कि जब अरकान पार्लियामेंट पे झूठे मुकदमे दर्ज हैं तो अरकान पार्लियामेंट तो इजलास में आके नारेबाजी करेंगे ना? नहीं मीर साहब, इनका कोई कसूर नहीं है। इनकी ये जो कह रहे हैं ना जी कि पीछे से कोई हलाता है जी, दरअसल वो अडियाला से हिलती है। मतलब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। डोगर साहब खुद 26वीं तरमीम में ये कमेटी के मेंबर थे। जो तहफ़्फ़ुज़ात, जो अमेंडमेंट चाहते थे वो फजलुर रहमान साहब ने हमारे साथ पूरी तरह जोर लगवा के करवाई और ये शामिल थे। जब आखिरी ड्राफ्ट पे बात हुई आखिरी सेशन में तो उन्होंने पूछा इनसे, तो इन्होंने भी उस पर इत्तेफाक का इजहार किया, लेकिन इन्होंने कहा कि मजबूरी है पीछे से। मसला ये है, देखिए ना, ये इस वक्त कैदी हैं, ये पूरी की पूरी पीटीआई उस पीछे से अडियाला से। मसला उनका क्या है? वो चाहते हैं एनआरओ। वो उन्हें पता है कि उनके केसेस 2+2 हैं, ओपन एंड शट हैं, 190 मिलियन चोरी हुआ है। ये कोई सामने की बात है ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये 2+2 है। इसी तरह ही आपका कोई बाकी जो मामलात हैं, मतलब 9 में ही है हुआ है मीर साहब। 26 नवंबर में गोली चलाई नहीं गई, गोलियां लेकर ये आए थे वो साथ। मामला ये देखिए ना, आप इस तरह के क्राइम जो हैं 9 मई जैसे और करप्शन के 190 मिलियन यानी जो कि 700 अरब रुपया बनता है, तो आप कहें जी कि अब उनको छोड़ दिया जाए तो ये हंगामा ख़त्म हो जाएगा। ये हंगामा ढलता जा रहा है, ये इसमें अब वो जज्बा नहीं रहा। इनके मेरे के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बैनर पकड़े थे, उनका दिल इनके साथ नहीं था। अच्छा। और बहुत सारे लोग जो हैं वो अब इससे तंग आ गए हैं। लोग इनसे, मेरे से डोगर साहब बड़ा बेहतर जानते हैं। इन्हें पता है कि इनके अंदर 1 दर्जन से ज़ायद लोग हैं जो बस इंतज़ार में बैठे हैं कि हम इस तरह की सियासत से जान छुड़ाएं। 1 दर्जन से ज़ायद लोग, ये आप इशारा दे रहे हैं कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने वाला है? देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की तो इनकी में ज़रूरत ही नहीं है, खुद ही अल्लाह की मेहरबानी से लड़ाई झगड़ा। लेकिन मुझे मीर साहब बताएं ना, ये डोगर साहब आए हैं, ये असेंबली में मेंबर बने हैं, ये बेचारे हम लोग पता नहीं किस किस सारी ज़िंदगियां लग जाती हैं ख़ानदान की और मेंबर, और आप आएँ, आपकी पार्टी के इस्तीफ़ा दे दो, आपकी पार्टी के असेंबली तोड़ दो, आपकी पार्टी के तुमने यहाँ पर कोई असेंबली में रोल प्ले नहीं करना। यार आप पॉलिटिशियन, सो इनके अंदर सियासी रवैया नहीं, सियासी लोग इनके अंदर रह ही नहीं सकते। अच्छा, और मुझे लगता है किसी दिन ये इस जैसी आवाज़ भी कहेगी, अंदर बैठ के कहते होंगे, हमारे सामने नहीं कहते कि खुदा के लिए सियासी रवैया अपनाएं। डोगर साहब, तलाल चौधरी साहब इशारा दे रहे हैं कि 1 दर्जन अरकान पीटीआई के, यानी कम से कम 12, वो शायद आपकी पार्टी की पॉलिसी से मुतफिक नहीं है और कोई अलग ग्रुप बनाने वाले हैं। देखें सर, जहाँ तक अडियाला जेल से डोरियां हलाने की बात है, हमें फ़ख्र है
कि हमारा कायद इमरान खान साबित कदमी से दलेरी से अडयाला जेल में 2 साल होने को जेल काट रहा है। आज हम अरकान असम्बली जो कुछ है इमरान खान के नाम से हैं, उसके नज़रिए को वोट लेकर कौम ने हमें भेजा है। और ऐसी मिसाल भी आपने नहीं देखी होगी कि लीडर जेल में हो और 180 से ज़ायद सीटें उसने ली हों और बावजूद इसके कि ना उसका सिंबल हो, ना उसको कैंपेन की इजाज़त हो, और जो मार धाड़ जो हमारे ख़िलाफ़ हुई वो आपके सामने है। अब आगे बात है कि 5 अरकान असम्बली इन्होंने पहले हमारे ले लिए। 26वीं तरमीम में मैं भी उस कमेटी का मेंबर था। हर मीटिंग में हमने अपना इख्तलाफी ना सिर्फ ड्राफ्ट दिया बल्कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू पूरा मौक़िफ़ दिया। फजलुर रहमान साहब ठीक है, वो हमारे साथ भी एंगेज थे, इनके साथ भी एंगेज थे, लेकिन जो चीज़ें ड्राफ्ट में आईं वो ड्राफ्ट वो नहीं था जो 26वीं तरमीम की आखिरी खुर्शीद शाह साहब की मीटिंग में, ये बात कई दफ़ा हो चुकी है। अच्छा, वो ड्राफ्ट वो था जो सिर्फ 2 घंटे पहले पेश किया गया और रात को 3-4 घंटे जो इजलास डिले हुआ वो भी आप जानते हैं कि वो किस वजह से हुआ, उस पर बहुत लंबी बात हो चुकी है। तो सर ये क्या है? अब ये कहते हैं जी हम कोई पॉलिटिकल पार्टी हैं, तो पॉलिटिकल पार्टियां जब अपनी ओरिजिनल लाइन भी छोड़ दें तो फिर सिस्टम पर बात आप क्योंकि पार्टी के चीफ विप हैं, आप चीफ विप हैं, कोई आपको कोई इस तरह का कोई महसूस हुआ है कि कोई आपके 10-12 अरकान जो हैं वो देखें हमारे अरकान पे प्रेशर है, बिलखसूस पंजाब के अरकान पे प्रेशर है। 75 करोड़ से 1 अरब की बोलियां लगाई गई और पहले दिन से लगाई गई। जब हम जीत कर आ गए 4 सीटें तो हमारी कौमी असम्बली की इन्होंने उसी वक्त छीनी। एक हमारी करोड़ पक्के से राना फराज नून की सीट ली, गुजरांवाला से बिलाल इजाज की सीट ली, एहसान विरक की सीट गुजरांवाला से ली। 3 सीटें तो हमारी उसी झटके में ले ली। चौथी सीट जो हमारे एक मेंबर कौमी असम्बली रहीमिया खान से डेथ हो गई, मुमताज़ मुस्तफा, वो सीट जिस तरह से इन्होंने छीनी आपके सामने है कि ना कंपेन करने दी, ना कागज़ के लिए, ना कैंडिडेट गए, और वो 47 वाला एक नमूना इनके पास है, एक बंदा जितवा गया। अब आगे भी इनका यही इरादा है कि जो हम बचे खुचे एक आग का दरिया अबूर करके इस असम्बली में पहुंच गए हैं, हमारा भी टोटे टोटे करें। सर देखें, तारीख ने बताया है कि आज तक एक जुल्फ़कार अली भुट्टो था जो एक जनरेशन का लीडर था, आज भी भुट्टो जिंदा है। इमरान खान 3 जनरेशन का लीडर है। वो आज एक नज़रिए का नाम है, वो एक सोच का नाम है। आप नहीं ख़त्म कर सकते। आमिर डोगर नहीं होगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई और MNA नहीं होगा फ़र्क नहीं पड़ता। जो इमरान खान की आज जो पॉपुलरिटी है, जो आज लोगों के दिलों में बसता है, आप कुछ भी कर लें उसको ख़त्म नहीं कर सकता। अल्लाह अगर आपकी बात मान लें कि इमरान खान बहुत पॉपुलर हैं, आपकी बात मान, लेकिन हुकूमत जो करना चाहती है वो कर रही है। सर वो इसलिए कि ताकत है इनके पास, और आपको पता है ताकत इनकी कहाँ से है, सबको पता है। इनके विचारों के मिनिस्टरों के पल्ले क्या चीज़ है? मिनिस्टरों के तो हालात मैं देखता हूँ, असेंबली में है, मेरे भाई हैं। अच्छा, लेकिन डोगर साहब, ताकत कहाँ से है, इनको कौन चला रहा है, लड़ाई किन से, आप सब जानते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तो आपकी पार्टी की हुकूमत है ना, तो खैबर पख्तूनख्वा में जो आपके MNA MPA हैं वो क्यों परेशान है? सर देखें, एक तो 2 वजूहात है। पहली वजह यह है कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में शदीद दहशतगर्दी की लपेट में है, और इस हद तक वो हमारे अरकान असम्बली परेशान है कि मेरे मुंह में खाक। वो कहते हैं कि हम जो नक्शा देख रहे हैं बिलखसूस बलूचिस्तान का, हमें बलूचिस्तान जाता हुआ नज़र आ रहा है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मेरे भाई वज़ीर दाखिला बने हैं, ये अब ब्रीफिंग लेंगे, इनको पता चलेगा। पहले भी वज़ीर दाखिला रहे हैं, कोशिश करेंगे, मुल्क तो हम सबका है ना, ये भी कोशिश करेंगे, हम उनके लिए दुआ गो हैं कि मुल्क की सालमत के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए तहरीक इंसाफ हमेशा साथ खड़ी हुई है, क्योंकि मुल्क तो हम सबका है ना। सियासत तो हम लड़ते रहेंगे, कोई जीतेगा कोई हारेगा, लेकिन जो हालात आपने अब बना दिए हैं, ठीक है, ऐसे हालात पहले कभी नहीं थे। मेरा इशारा ये है कि आपके जो MNAs और MPA, ख़ास तौर पे MNAs का ग्रुप जो है वो आपके चीफ मिनिस्टर अली मीन गंडापुर से खुश नहीं लगता। देखें, वो दो तो हर सियासी पार्टी में, हर हुकूमत में नाराज़गियाँ तो होती हैं। जैसे मरीम नवाज साहबा से पावर शेयरिंग के फार्मूले पे पीपल्स पार्टी नाराज़ है। आज जरदारी साहब की जो स्पीच थी वो बस वो एक दिखावा था, जबकि हमें पता है कि पीपल्स पार्टी किस तरह से इन सरारात बैठी है। पीपल्स पार्टी तो बड़ी ओपनली क्रिटिसिज्म कर रही है, ठीक है सर। इसी तरह मरियम नवाज साहबा किसी MP MNA को, इनके अपने MP MNA को घास नहीं डाल रही। ये हर पार्टी में, CM या हुकूमती पार्टी में इख्तलाफात, ग्रुपिंग होती है, लेकिन सब ओवरऑल एक पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद होते हैं। सर जो बात असल थी वो पाकिस्तान की सालमियत की थी।
दहशतगर्दी से खात्मे की थी। बलूचिस्तान और KPK में जो हालात बने हुए हैं, वो हालात में मैं ये बात तस्लीम करता हूँ कि हमारी सूबाई हुकूमत की भी बस से बाहर है। बलूचिस्तान में जो सूबाई हुकूमत है उससे भी बस के बाहर है। उसमें हमें मिलकर बैठना होगा। मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम, अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं आपके, मिल के बैठना होगा। हाँ, मैंने इनको कहा था कि ये इन कैमरा ब्रीफिंग कराएं, जैसे हमने अपने दौर में 3-4 दफ़ा कराई। ये पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट्री लीडर्स को इत्मीनान में लें और बताएं कि उस मुल्क में क्या हो रहा है। अरकान जो कुछ बता रहे हैं, अगर हमने इसी तरह आंखें बंद कर ली तो फिर ये ना होगा खुदा ना खास्ता हम हाथ मलते रह जाएं। तलाल साहब, इख्तलाफ राय के बावजूद ये एक पॉजिटिव जेस्चर दिया है आमिर डोगर साहब ने। ये कह रहे हैं जी कि ये जो हालात हैं ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के और खैबर पख्तूनख्वा के, इस पे मिलजुल के चलें, ओपनली बात ना करें, इन कैमरा एक ब्रीफिंग का एहतमाम कर लें। देखिए, गुजारिश ये है, ये कहते तो हैं, जब इन्हें बुलाया जाता है तो फिर आते नहीं हैं। अच्छा, ठीक है ना जी। पर एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस प्रेसिडेंसी में भी हुई थी, तशरीफ़ नहीं लाए। देखिए, मामला ये है, 2013 से 18 के दरमियान भी दहशतगर्दी का जंग इसलिए जीती गई कि सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे पॉलिटिकल फोर्सेस यक ज़ुबान एक बयानिए के साथ खड़ी हो गई। मैं बिल्कुल ये बात एडमिट करता हूँ, ये हमें खड़ा होना पड़ेगा। 2 काम हुए, एक तो दुनिया ने पाकिस्तान को अकेला छोड़ा और दुनिया समझ रही थी शायद ये बस हमारी जंग रहेगी। ये पाकिस्तान की जंग नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान इस जंग में नाकाम होगा तो दुनिया गैर महफूज हो जाएगी। आज अमेरिका ने एक अच्छी शुरुआत की है, लेकिन अमली तौर पे अमेरिका और पूरी दुनिया को पाकिस्तान के साथ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि उन पूरी दुनिया को महफूज बनाने की जंग एक फ्रंट लाइनर के तौर पे लड़े। और दूसरा काम, पॉलिटिकल फोर्सेस को अपनी आर्म फोर्सेस के पीछे यक ज़ुबान एक बयानिए के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और ये नेशनल एक्शन प्लान जो है, देखिए, हमें मानना पड़ेगा कि 2017-18 में जो दहशतगर्दी दम तोड़ गई थी, वो शुरू कुछ हमारी गलतियों से भी हुई है, कुछ पॉलिसियों से भी हुई है। कहीं हमने ये काम गलत किया है, कहीं हमने ये, तो हम इसको करना चाहिए, ये तो सबसे पहले है। और इसके लिए मैं कहूँगा कि जिस तरह हमारे साथ है, इनका जो सूबा है यार, नेशनल जो CTD है, ज़रा उनका आप जाके जायज़ा लें, और पंजाब का दें जो शहबाज साहब ने बनाया था, या सिंध वालों का देखें। यानी जो सबसे सूबा जहाँ से ओरिजिनेट होती है या सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी वहाँ से वो, तो वहाँ पर इन्हें 1% ज़्यादा भी मिलता है NFC अवार्ड में, सैकड़ों अरब मिल चुका है। तो इस सूबे को काम करने की ज़रूरत है, इन्होंने वो काम नहीं किया, और पॉलिटिकली हमें इकट्ठे होने की ज़रूरत है। हाँ, ये तो, और इस पर बिल्कुल ये जिस तरह की ब्रीफिंग्स कहेंगे होनी चाहिए, मगर पॉलिटिकल फोर्सेस को इख्तलाफ अपनी जगह, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े। अच्छा, आपने भी अच्छी बात कर दी कि पॉलिटिकली हमें एक होना चाहिए, लेकिन जब एक जो सेनेटर है एजाज चौधरी, उसका प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करे चेयरमैन सेनेट, जिसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, और उस पर अमल दरामद ना हो, और तंग आके जो चेयरमैन सेनेट है वो मामला इस्तेहकाक कमेटी के सुपुर्द कर दे, तो इसका मतलब यह है कि आज सदर जरदारी ने जितनी भी तारीफ की फेडरल गवर्नमेंट की, वो अपनी जगह पे है, अंदर से पीपल्स पार्टी आपसे खुश नहीं है। देखिए, इसका मतलब ये है कि ये जो कहते हैं ना पार्लियामेंट कहीं से चल रही, नहीं, पार्लियामेंट वाले ही पार्लियामेंट चला रहे हैं। मैं तो नहीं कहता कि 26 नवंबर वाला मामला जो किसी ने किया, नहीं, हुकूमत का फैसला है हमारा, हमने इन्हें डिस्पर्स किया। हुकूमत अपने फैसलों को हम ओन करते हैं। हाँ, सिक्योरिटी फोर्सेस हो या आप फौज का नाम लेते हैं ना, अगर वो हुकूमत के साथ खड़े हैं तो वो हुकूमती फैसलों की वजह से खड़े हैं, तो फैसला हुकूमत करती है। इसी तरह पार्लियामेंट में चेयरमैन सेनेट, जिसे कहते थे जी ये कभी प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं हो सकते, हुए, उन्होंने आज प्रिविलेज को भेजे, हुकूमत के खिलाफ भेजे ना, तो इसका मतलब है पार्लियामेंट काम कर रही है, तो काम करने देना। तो आपके साथी राना सनाउल्लाह साहब जो हैं, वो फिर परवेज़ खटक के मुशीर दाखिला बनने पे क्यों कहते हैं जी कि उनको नहीं पता इस बात का? देखिए, ये अब राना सनाउल्लाह साहब मेरे से बहुत सीनियर है, क्योंकि आपका तो हमें पता है कि आपको तो शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर मुमलकत बराए दाखिला बनाया। देखिए, इसमें पॉलिटिकल वर्कर हैं, प्रोसेस से आए हैं, इसमें कोई शक नहीं है प्राइम मिनिस्टर ने, मियां नवाज शरीफ ने, लेकिन इसमें रिकमेंडेशन जो है, कॉन्सेंट जो है, मोहसिन नकवी साहब की शामिल थी, और बिल्कुल मैं उन्हें असिस्ट करूँगा, एक टीम के तौर पे काम करूँगा। बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर ने बनाया है और मोहसिन नकवी साहब से मुशावरत से बनाया है, और हम इधर काम करने आए हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये जो लोग कहते हैं कि जी इंटीरियर मिनिस्ट्री का काम नहीं नज़र आता, यानी मेरा मतलब है कि मोहसिन साहब अगर वो कुर्सी से चिपटे रहे,
आप काम देखें ना, जो अंडरपास जो है 2 साल में बनता है वो 40 दिन में बन रहा है। SCO कॉन्फ्रेंस पुरअमन होती है, पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट पुरअमन बेहतरीन होता है। तो कहने का मतलब है, हाँ हमसे ये सवाल पूछें, ये पार्लियामेंट में पूछें, मैं इंटीरियर का हूं ना, हम पेश होने 2 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन बहस करें, जहां कमी कुताही हम ठीक करेंगे, लेकिन काम हो रहा है। 1 साल में शहबाज शरीफ ने डिलीवर किया है, ये अब वो भी मानते हैं। कैमरा बंद करेंगे तो ये डोगर साहब भी मानेंगे। अच्छा, आपने चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र किया मोहसिन नकवी साहब का, तो कल जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल है वो इंडिया जीत गया। फाइनल जो है वो दुबई में हुआ, चले दुबई में हुआ और जो अच्छा खेला वो जीत गया, लेकिन अब उस पर कुछ सवालात उठाए जा रहे हैं। शुएब अख्तर साहब जो पाकिस्तान के मरूफ टेस्ट क्रिकेटर हैं और क्रिकेट के हीरो हैं, दुनिया के तेज़ रफ्तार तरीन फास्ट बॉलर थे, आजकल वो तबसरा निगार भी हैं। तो शुएब अख्तर साहब ने जो एतराज़ किया, जो सवाल उठाया, वो सवाल जब हमने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब से पूछा तो उन्होंने ये कहा कि जी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं दुबई नहीं जा सका चैंपियंस ट्रॉफी का फ़ाइनल देखने के लिए। लेकिन कुछ और लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि वहाँ पे क्रिकेट बोर्ड के कम से कम 2 ऑफिशियल्स मौजूद थे, और क्योंकि पाकिस्तान होस्ट था इस चैंपियंस ट्रॉफी का, तो जब इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी दी जा रही थी तो वहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई जो ऑफिशियल है वो नज़र क्यों नहीं आया। अब इसकी बाकायदा वजाहत तो PCB ही कर सकता है। मैंने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद। वक्फे से पहले तलाल चौधरी साहब और आमिर डोगर साहब खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के हालात पे बात कर रहे थे, लेकिन एक इशू ऐसा है जो सिर्फ 2 सूबों का नहीं है बल्कि वो पूरे पाकिस्तान का है, और वो इशू ये है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है उसमें मुनशियात का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। और ये इस्तेमाल क्यों बढ़ रहा है, इस हवाले से इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की एक रिपोर्ट सामने आई है, और उस रिपोर्ट के जो अदादो शुमार हैं वो इंतहाई तशवीशनाक हैं, बल्कि परेशान कुन हैं। ये रिपोर्ट ये बता रही है जी कि अफगानिस्तान में मुनशियात की पैदावार हमसाया मुल्कों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गई है। 2022 में पाकिस्तान में 4.4 टन मंशियात जब्त की गई थी, जबकि 2023 में 11.4 टन मंशियात पकड़ी गई हैं। इस रिपोर्ट में 2024 के अदादो शुमार शामिल नहीं है, लेकिन लग ये रहा है कि 2022 की निस्बत 2023 में अगर मंशियात को जब्त करने की जो अमाउंट है, जो मिकदार है, उसमें इजाफा हुआ है तो 2024 में भी इजाफा हुआ होगा। 2022 में जब्त की गई आइस की मिकदार 86 किलोग्राम से ज्यादा थी, जबकि 2023 में 599 यानी कि 589 किलोग्राम आइस जब्त की गई। और आपको पता होना चाहिए कि जो आइस है ये सिर्फ अफगानिस्तान में बनाई जाती है। अफगानिस्तान की जो अबूरी हुकूमत है उसकी जानिब से 2022 में मुनशियात पर पाबंदी का कोई असर देखने को नहीं मिला, और गैर कानूनी मुनशियात का तेजी से फैलाव सेहत के लिए एक संगीन खतरा है। और अफगानिस्तान में तैयार की जाने वाली मुनशियात स्मगलर्स के लिए पूरे जनूबी एशिया में फैल रही है, बल्कि जनूबी एशिया से बाहर भी फैल रही है। तो तलाल चौधरी साहब, क्योंकि अब आपके पास नारकोटिक्स का भी अजाफी चार्ज है, तो ये आप बतौर एक पाकिस्तानी के और बतौर काबीना के एक मेंबर के इस पे को तवज्जो देंगे कि ये जो अफगानिस्तान से जो आइस तैयार होकर पाकिस्तान आती है और पूरे पाकिस्तान में फैल रही है, इसका सदेबाब कैसे होगा? टनों के हिसाब से आ रही है। मीर साहब, बहुत आपने अहम नुक्ते की तरफ इशारा किया है। अभी जो फ़ैसला एक अफ़गान शहरियों के मुतल्लिक़ हुआ, उसमें एक वजह ये भी है 40% दुनिया में जो ड्रग्स है वो सिंथेटिक हो या दूसरी हो, वो अफ़गानिस्तान से इस वक्त प्रोड्यूस हो रही है। आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि यहाँ पर वो जो टैबलेट्स हैं, जो आइस है, ये इसकी बड़ी भारी मिकदार आ रही है। हम विक्टिम है इस वक्त, और पाकिस्तान ट्रांजिट कंट्री बना हुआ है, यहाँ से ये सारी ट्रांजिट होती है, जिसमें से बहुत सारी पकड़ी भी जाती है। मसलन ANF ने सिर्फ इस साल में जो इंटरनेशनल उसकी वैल्यू है वो $10 बिलियन की पकड़ी है, और 10 बिलियन की बाकी एजेंसीज ने पकड़ी है। आप सोचें निकली कितनी होगी? $20 अरब की पकड़ी। यस, ये इंटरनेशनल, ये वो अदादो शुमार है जो कि इंटरनेशनली माने जाते हैं। और ये देखिए, ये अफगानिस्तान से प्रोड्यूस हो रही। पहले एक 2022 में जब तालिबान आए तो इन्होंने एक पाबंदी लगाई जी कि हम ये प्रोड्यूस नहीं करेंगे। इन्होंने 8-10 महीने पाबंदी रखी, आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट की, उसी मंशियात की प्राइसेस बढ़ी, फिर वही वहाँ प्रोड्यूस होनी शुरू होगी। और ये
जो अफ़गान शहरियों के मतलब फ़ैसला है उसमें टेररिज्म और ये जो ड्रग्स हैं और फिर ड्रग्स के पैसों से जो कुछ होता है वो सारा कुछ इसमें शामिल है, जिसको ये वजह से ये फैसला करना पड़ा कि इन्हें अब वापस भेजा जाए। आमिर डोगर साहब, क्या ये जो मंशियात है ये भी एक ऐसा इशू नहीं है कि इस पर भी हुकूमत और अपोजिशन को तमाम इख्तलाफात के बावजूद कोई आपस में बातचीत करनी चाहिए? सर बिल्कुल, इससे पहले जो आपने क्रिकेट की बात की, ये बड़ी बदकिस्मती है कि हमारा हरीफ हिंदुस्तान पहले तो जिसने हमें पिछाड़ दिया वो इस तरह हमारे साथ खेले जैसे हम टेनिस बॉल के प्लेयर हों, और उसके बाद फिर हमसे टाइटल छीन कर हम होस्ट है वो हिंदुस्तान दुबई ले गया और कल कोई बंदा हमारा नहीं था। कितनी बदकिस्मती है सर। आपको हर जगह मोशन स्पीड ही क्यों नज़र आती है? ठीक है, क्रिकेट के ग्राउंड तेज़ी से बना देने से क्रिकेट की टीम की कारकर्दगी पर भी नज़र रखनी चाहिए। अच्छी बात है आपने स्टेडियम बनाए, बहुत अच्छी बात है, ज़रूरत थी, एक बड़ा इवेंट हुआ, लेकिन उस इवेंट का एंड क्या हुआ? और दूसरा ये कि टीम की कारकर्दगी क्या है? बड़े बड़े प्लेयर शोएब अख्तर हों या मियादाद हों या रमीज़ राजा हों या वसीम अकरम हो, जो हमारे हीरोज़ थे, उनकी आप तबसरे तो सुने। वो लेजेंड, अगर आप सिफारशी बुनियादों पे हर चीज़ में मोशन स्पीड आ जाएगी तो फिर हालात यही होंगे ना। तो सर इसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। अगर मोहसिन साहब की जगह नहीं, लेकिन तलाल साहब ने इस्लामाबाद में SCO कॉन्फ्रेंस का जो पुरअमन इनेकाद है उसका क्रेडिट मोहसिन नकवी को दिया। मैं तो कह रहा हूँ 1 साल से सारे क्रेडिट ही मोहसिन नकवी को हैं। शहबाज शरीफ साहब तो हमें कहीं नज़र ही नहीं आए। हुकूमत तो इन्होंने कहा ना 1 साल के सारा कुछ ही मोहसिन नकवी है। कौन नहीं जानता? हर मसले का हल ही मोहसिन नकवी है। बचपन में हम सुना करते थे कि बोते पानी दा इक्को हाल, एक रेडियो पे एक मशहूरी चलती थी, बोते पानी दा इक्को हाल, नवाब ट्यूबवेल। तो आज तो हर मसाइल का हल ही मोहसिन नकवी है। मैं दुआ गो ये उनके मिनिस्टर बने हैं, अल्लाह करे कि ये डिलीवर करें, हम दुआ गो है, हमारे साथी रहे हैं ये। जहाँ तक आपने मंशियात की बात की है सर, ये हम सबका मसला है। सर इतनी तेज़ी से मीर साहब स्टूडेंट्स में, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, बच्चों में नई नस्ल में आइस फैल गई है कि जो बहुत अलार्मिंग है। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये जो कंट्रोल करने वाले इदारे हैं वो ANF हो या दूसरी एजेंसीज हैं, ये नाकाम है। इनको सब पता होता है कि कौन बंदा बेच रहा है, कौन बिकवा रहा है, क्या किसकी सरपरस्ती हासिल है। लेकिन ठीक है, इन्होंने फिगर दे दी है कि जी पिछले साल से निस्बत इस साल ज़्यादा पर केजी पकड़ी गई है, अमाउंट भी $1 बिलियन में है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इस पर मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। और पूरी कौम को, पार्लियामेंट को, तमाम इदारों को एक कॉन्सेंसस करके इसके खिलाफ एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंपेन चलाएं, ताकि ये कैंपेन चले, हर फोरम पे कैंपेन चले, और फिर बॉर्डर्स को आप सील करें और बंद करें। बॉर्डर को सील करें और बंद करें? जी सर। तो ये जब बंद करेंगे और सील करेंगे तो उस पर कोई आप इतराज़ तो नहीं करेंगे? सर नहीं, हमें तो कोई इतराज़ नहीं होगा। जहाँ से मंशियात आ रही है तो हमारे बच्चों को ही अच्छा जहर बोल रही है ना। तलाल साहब, अब अगर 2023 में 11.5 टन मंशियात अफ़गानिस्तान से स्मगल होकर पाकिस्तान आती हैं और आपकी एजेंसीज़ ने उनको जब्त कर लिया है, कॉन्फिस्केट किया है, 11.4 टन, बहुत बड़ी टन, यानी कि टनों के हिसाब से स्मगल होकर आ रही है, तो ये वैसे इतना आसान तो नहीं है। यहाँ तो आपको इत्तेफाक करना पड़ेगा आमिर डोगर साहब से कि कुछ लोग तो अंदर से भी मिले हुए होते हैं ना। देखिए मीर साहब, इसमें कोई शक नहीं है। ये देखिए ना, बिलियंस ऑफ रुपीज़ की बात है, लोग बिकते हैं, लेकिन ये भी नहीं है कि सारे ही बिकते हैं। यकीनन बहुत सारी उसकी एजेंसीज उनको देख रही होती हैं, बहुत सारी, लेकिन बड़े थोड़े वसाइल से ANF ने इतनी ये मंशियात पकड़ी है। देखिए ना, और इसमें जो हमारे हमसाया ममालिक हैं, अब वो बात तो बरादर मुल्क तो हैं, लेकिन जिम्मेदारी भी दिखानी है ना। देखिए 40% जो कि दुनिया की ड्रग्स है वो प्रोड्यूस हमारे हमसाए में हो रही है, और हम ट्रांजिट कंट्री हैं। तो ये ट्रांजिट भी है और विक्टिम भी है। विक्टिम देखे ना, 2 किस्म के विक्टिम है। एक तो जो मंशियात इधर बिकती है, हमारी नस्ल तबाह हो रही, दूसरी इसी मंशियात के बाद जो इसके पैसे से मसाइल पैदा होते हैं और जो बहुत सारा क्राइम होता है। तो देखिए कंसेंसस मेरे भाई पैदा कर रहे हैं, लेकिन ये कंसेंसस इन्हें असेंबली में, और ये कंसेंसस हमें अमली तौर पे पैदा करना पड़ेगा। अच्छा जी, कंसेंसस की बात हो रही है, तो कंसेंसस जो है वो हुकूमत के अंदर भी होना चाहिए। इस पर बात करते हैं वक्फे के बाद।
कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद। अब एक मामला ऐसा है जिसका बराह रास्त ताल्लुक तो तलाल चौधरी साहब से नहीं है, लेकिन मैं इसको एक जनरल इशू के तौर पे इनकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। गुज़श्ता हफ्ते हमारे प्रोग्राम में सेनेटर फैसल वाडा साहब ने एक स्कैंडल के हवाले से बात की थी। ज़रा एक छोटा सा क्लिप देख लें, उन्होंने क्या इल्ज़ाम लगाया था। आपके ख्याल में जो मैरीटाइम अफेयर्स के मिनिस्टर हैं कैसर शेख साहब, वो इसमें इन्वॉल्व हैं कि नहीं हैं? अगर वो इन्वॉल्व नहीं भी है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस तो है ना, वजीर तो वही है ना, मुजरमाना गफलत तो है ना सर। ये अगर मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स में जुलाई 2024 में करप्शन हुई है, क्या वजीर जिम्मेदार है या नहीं है? आप कह रहे हैं मुजरमाना गफलत जिम्मेदार है सर, पूरी हुकूमत जिम्मेदार है, पूरी हुकूमत जिम्मेदार है, तो कार्रवाई होनी चाहिए ना? नहीं, फिर कार्रवाई भी नहीं होगी। अच्छा, इसके अगले दिन जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं अता तारड़ साहब, उन्होंने हमारे शो में फैसल वाडा साहब का जो दावा है इसको मुकम्मल तौर पे मुस्तरद कर दिया। सुनिए क्या कहा उन्होंने। फैसल वाडा साहब ने सनसनी क्रिएट की, कोई 60 अरब का घपला नहीं है, कोई करप्शन नहीं है, प्राइम मिनिस्टर का इसमें कोई किसी किस्म की कोई अप्रूवल, प्राइम मिनिस्टर की कोई इन्वॉल्वमेंट, फेडरल गवर्नमेंट की कोई इन्वॉल्वमेंट, मिनिस्टर की कोई इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि तो पोर्ट कासिम अथॉरिटी है, उसका बोर्ड इंडिपेंडेंट है अपने फैसले करने में। तो 2005 के मामले को यह कह दिया जाए कि जी जुलाई में नया शुरू हो गया, नया नहीं था, आउट ऑफ कोर्ट कंटिन्यू कर रही थी। तो फैसल वाडा साहब ने सनसनी क्रिएट की और बतौर चेयरमैन वो अपनी परफॉर्मेंस जरूर दिखाएं, मगर फैक्ट्स को ट्विस्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, आज के जो अखबारात हैं उनकी हेडलाइन क्या है? बहुत से अखबारात की हेडलाइन है, वो क्या है जी? पोर्ट कासिम स्कैंडल में तहकीकाती कमेटी कायम हो गई है और चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन 3 रुकनी कमेटी के कन्वेनर होंगे। IB और FIA के डायरेक्टर भी इस कमेटी में शामिल होंगे और ये जो कमेटी है ये 2 हफ्तों में वज़ीर आज़म को अपनी रिपोर्ट देगी। तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब जो हुकूमत के तर्जुमान हैं, उन्होंने फैसल वाडा के इल्ज़ाम को मुकम्मल तौर पे मुस्तरद किया, लेकिन आज जो है वो वज़ीर आज़म की तरफ से एक कमेटी जो है वो कायम करने का ऐलान कर दिया गया। तो तलाल चौधरी साहब, इसका मतलब यह है कि अपोजिशन में तो कंसेंसस नहीं है, हुकूमत के अंदर भी कंसेंसस नज़र नहीं आता। देखिए, आप जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है ये 2005 का मामला है। हाँ। ठीक है जी, ये जो तहकीकाती कमेटी है ये उस मामले को कि ये क्यों किस तरह कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, क्यों इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट, क्यों इतने साल इसको डिले किया गया, और क्यों? लेकिन फैसल वाडा साहब तो तहरीक इंसाफ में आप शामिल नहीं है, वो क्यों कह रहे हैं जी कि ये इस हुकूमत के दौर में पिछले साल जुलाई में कॉन्ट्रैक्ट दिया गया? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पहले से आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, वो कोर्ट के हुक्म से जो हुई उसमें देखें, अगर ये बिल्कुल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने भी ठीक कहा है और वाडा साहब हमारे दोस्त है, वो कभी कुछ छोटा मोटा कह भी लें तो अब चलें। और बाकी बात है, प्राइम मिनिस्टर क्लियर है, कहीं मक्खी भी मरेगी ना, प्राइम मिनिस्टर इस बात पे बड़े, आपको यकीन करें वो ये इसका हम आपको रिजल्ट निकाल के बताएंगे कि 2005 में किसने ये गुल खिलाया था। अच्छा, और ये जो कितने करोड़ अरब रुपया किस तरह फिर बचा, तो फिर हमारी हुकूमत 2005 में याद करें ना, कौन था वजीर? वजीर आप आजकल वो आपके साथ हैं। बहरहाल देखिए, जमात तो जिम्मेदार नहीं होती ना। अच्छा, ये बताएं आमिर डोगर साहब कि चलें हुकूमत में कंसेंसस होना ना होना वो मैंने पूछ लिया तलाल साहब से। अब तहरीक इंसाफ के जो अंदरूनी मामलात हैं, चलें आपका लीडर इमरान खान है, आप कहते हैं बहुत पॉपुलर है, वो भी मान लिया, लेकिन ये जो आपकी पार्टी के अंदर जो हर रोज़ कोई ना कोई लड़ाई लगी रहती है, ये इमरान खान साहब इसको ख़त्म करवाने में कामयाब क्यों नहीं होते? सर, उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि पिछले 4.5-5 महीने से हम जो पॉलिटिकल लोग हैं, हमारी इमरान खान साहब से जो एक्सेस है, जो मुलाकात है, जो अदालत के हुक्म पर होती थी, वो बंद है। अच्छा, बावजूद इसके कि हम अदालतों में गए, तौहीन अदालत दी, सुप्रीडेंट्स ने आकर कहा कि जी मैं इस हफ्ते करा दूंगा, सोमवार को करा दूंगा, बिल्कुल चिट्टा हो गया। अभी भी इस वीक पे भी हमारी 5 पटिशन है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है और वो बार बार की हमारी अदालतों के हुक्म अदूली है कि हमारी पॉलिटिकल लोग। आपकी आखिरी मुलाकात इमरान खान साहब से कब हुई? 5 महीने पहले। 5 महीने पहले। और 5 दफ़ा खान साहब ने हर जुमेरात की मीटिंग में मुझे बुलाया, हम जेल के बाहर खड़े होकर वापस आ जाते हैं। जी मीर साहब, वकील मिलते हैं, मैं बात मुकम्मल करूँ, वज़ीर दाखिला है ना, वकील मिलते हैं और वकील जो है वो हर बंदा अपनी बात करता है, अपने अंदाज से बात करता है, हर बंदे की अपनी पसंद नापसंद। आपके चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब वकील हैं, आपके जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राया साहब वकील हैं। बिल्कुल, उनकी तो इमरान खान से मुलाकात होती है, वो है उन्हीं की होती है, लेकिन हम समझते हैं कि अगर हम पॉलिटिकल लोग मिलेंगे
तो ज़्यादा बेहतर इनपुट दे सकेंगे, ग्राउंड रियलिटी बता ओके, सकेंगे। ओके। लास्ट कल भी हमारी 5-6 घंटे इस इशू पर पॉलिटिकल कमेटी की फिजिकल मीटिंग। अच्छा जी, तलाल साहब। मीर साहब, बानी पीटीआई जिससे मिलना चाहते हैं ना, उसके लिए रात 7 बजे भी दरवाज़ा खुल जाता है, सुबह 7 बजे भी, उस सियासतदान के लिए। वो बाकियों से मिलना नहीं चाहते, वो अपनी सियासी बात गंडापुर से कर लेते हैं। वो अभी पहले अपनी घरवाली से करना चाहते थे, उसके बाद ये गौहर साहब हैं, तो गंडापुर साहब। लेकिन ये बताएं तलाल साहब, मेरे पास टाइम नहीं, गंडापुर साहब के लिए आप इतवार की शाम को क्यों दरवाज़ा खोलते हैं? वो तो इलीगल है। नहीं, कोई इलीगल नहीं जी। सुबह 7 बजे भी नहीं, खोलते जेल मैनुअल में जेल इंतज़ामिया के पास ये इख्तियार है कि वो किसी वक्त भी मुलाकात करवा सकते हैं। अच्छा। और दूसरी बात, बानी पीटीआई मिलना नहीं चाहते मेरे भाइयों से। वो जिनसे डील के लिए कोशिशें करते रहते हैं ना जी, उनको बुलाते हैं, ये बातें करते हैं सीधी, वो करना चाहते हैं डील। इनकी तो मुलाकात सर वो मुलाकातें भी यही फैसिलिटेट करते हैं और हमारी मुलाकातें भी यही रुकवाते हैं। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।